नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पंचायतों का गठन एवं संरचना को पढ़ेंगे। देखिए, इसे में देखें तो संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है 243 बी, इसमें दिया गया है पंचायतों का गठन, और 243 सी इसमें दिया गया है पंचायतों की संरचना। ये दो टॉपिक जो है एक साथ इसमें दिया गया है एक ही चैप्टर में, तो इस पूरे चैप्टर को जो है हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए, पर आप पूरा देखिएगा, पूरा जो है इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक से जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट उसको कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आप ज्ञान मीमांसा अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 6वां चैप्टर स्टार्ट हो गया है, पंचायतों का गठन एवं संरचना। तो इस गठन एवं संरचना दो अलग अलग टॉपिक है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम इसे देखें, जैसे कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो अभी हम जैसे चर्चा किए कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन दिया गया है और अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना दिया गया है। तो संविधान में इसका प्रावधान इन दो अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद इसका प्रावधान अगर हम देखें हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में, तो यहाँ हम अगर पंचायतों का गठन एवं संरचना को देखें तो ये हमें 20 अध्याय में देखने को मिलता है। 15 अध्याय है हमारा अधिनियम। इस अधिनियम के अध्याय 3 में देखने को मिलता है पंचायतों की स्थापना। तो पंचायतों की स्थापना दिया गया है 3 में। इसी के अंतर्गत जो हमारे पंचायतों की स्थापना के अंतर्गत गठन और इसकी संरचना, ये दोनों टॉपिक जो है अध्याय 3 में पंचायतों की स्थापना के अंतर्गत ही शामिल है। किस किस जगह में जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उनकी गठन की संरचना है, उन सबको सभी धाराओं के सहित देखेंगे। अभी आप याद रखें अध्याय 3 में पंचायतों की स्थापना दिया गया है, जो धारा 8 से लेकर के 41 तक है। धारा 8 से 41 तक है, जिसमें तीनों स्तर के लिए, कौन सा, ग्रामीण स्तर, जनपद स्तर, पंचायत, तीनों स्तर के लिए जो है पंचायतों की गठन एवं संरचना को दिया गया है। जिसमें सबसे पहला धारा क्या कहता है, धारा 8 है, इसमें पंचायतों को गठन लिखा हुआ है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती गठन है, उसी को दिया गया है धारा 8 में। बाकी सभी जो धारा है उसके जो इंपॉर्टेंट धारा है और किसमें क्या प्रावधान है उन सबको यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसका एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए इसकी संरचना अगर आप देखें तो देखिए सबसे जो नीचे होता है, सबसे छोटी इकाई होता है ग्राम पंचायत। तो ये निर्वाचित सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। इसमें इस तरफ देखिए प्रशासनिक प्रमुखों का नाम लिखा गया है, प्रशासनिक प्रमुख का, और वही इस तरफ जो है जो राजनीतिक प्रमुख होंगे उनका नाम जो है यहाँ दिया गया है। तो इन सबको हमें अब देखते चलना है। तो आप सबको ये पता ही होगा, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव से हैं, तो आप सब इसको जानते ही होंगे। अभी अभी चुनाव भी हुआ है पंचायती राज का। तो ये ग्राम पंचायत, तो ग्राम का जो इकाई होता है वो ग्राम पंचायत कहलाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। और यहाँ जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं ग्राम पंचायत के, वे सचिव होते हैं। और वही यहाँ राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो सरपंच जो है राजनीतिक प्रमुख होता है। इसके नीचे उप सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। ठीक, तो ये उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बाकी सरपंच और पंच ये दोनों जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा स्तर कौन सा आता है, विकासखंड स्तर। विकासखंड स्तर, इसे जो यहाँ जो पंचायत होता है उसे जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। तो विकासखंड स्तर पर क्या होगा, जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य, इसमें सिर्फ सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो है सिर्फ सदस्यों का होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों को चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष होगा इन दोनों का चुनाव। और उसके बाद देखिए जिला स्तर पर, और यहाँ देखिए जो विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होंगे उसे कहा जाता है सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ कहा जाते हैं। और वही जिला पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी को जिला पंचायत सीईओ कहा जाता है। ठीक, जनपद पंचायत सीईओ। और इसमें जो राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। और ये सदस्य का ही चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, बाकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, तो ये हमारा त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना हो गया। उसके बाद चलिए अब यहाँ जो डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का गठन और संरचना। तो तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले ग्राम पंचायत का, उसके बाद जनपद पंचायत का पढ़ेंगे, उसके बाद जिला पंचायत का पढ़ेंगे। ठीक, तो तीनों का हम गठन और संरचना इन दोनों टॉपिक को साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। देखिए अब यहाँ प्रावधान की बात करते हैं। तो हम देखें हैं जैसे कि कौन से अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 में पढ़ रहे हैं।
जिसके अंतर्गत अनुच्छेद है 8 से लेकर के 41 तक के। तो इसी में ग्राम पंचायत का देखें तो ग्राम पंचायत का जो गठन है, तो ग्राम पंचायत के गठन और संरचना कहें, गठन और संरचना अर्थात उसका स्थापना करके लिखा गया है वहाँ स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, तो यह दिया गया है धारा 13 में। तो धारा 13 पे याद रखेंगे, इसमें ग्राम पंचायत के गठन और संरचना दिया गया है। ठीक, और वही पंचायतों का पूछा जाए, पंचायतों का गठन किस में दिया गया है, तो पंचायतों का गठन दिया गया है धारा 8 में दिया गया है, इसे भी याद रखना है। चलिए अब इसकी अधिसूचना, तो सभी का अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाएगा। ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो या ग्राम सभा हो, सबकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाता है। तो अधिसूचना राज्यपाल द्वारा। गठन, प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों एवं सरपंच से मिलकर बनता है। तो निर्वाचित पंच होंगे, निर्वाचित पंच और सरपंच इन सब से मिलकर बनता है, और इन्हीं पंचों में से जो निर्वाचित पंच रहते हैं उन्हीं में से क्या एक उप सरपंच चुने जाते हैं। तो इसकी जो संरचना में कौन कौन होंगे, सरपंच, उप सरपंच और पंच होंगे। ठीक, तो आगे संरचना को दिया गया उसे देखेंगे। अब देखिए इनका जो है गठन हो गया, अब कहाँ पर गठन किया जाता है इनका, तो ग्राम में गठन किया जाएगा, किंतु प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत गठित होना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस गांव की जनसंख्या 1000 से कम हो उसे आश्रित गांव के रूप में भी रखा जा सकता है। तो गांव में गठन किया जाता है ग्राम पंचायत का, परंतु एक गांव में, हर गांव में ग्राम पंचायत कोई आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कोई गांव जो है छोटा छोटा 3 गांव हो गया, तो इन तीनों गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार बाकी जो सभी ग्राम है, एक ग्राम पंचायत में मुख्यालय रहेगा, वह जो है ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा, जिस ग्राम पंचायत में मुख्यालय है, और बाकी सभी जो है आश्रित ग्राम कहलाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे क्या है, एक ग्राम पंचायत में एक अधिक ग्राम हो सकते हैं, जिसमें से एक ग्राम पंचायत होगा और शेष सभी आश्रित ग्राम होगा, वही है। उसके बाद देखिए सदस्य, अब जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें सदस्य, तो न्यूनतम सदस्य संख्या होगा 10 और अधिकतम सदस्य संख्या होगा 20। एक इनका है, ये पंचों की संख्या है। तो वार्ड नंबर होते हैं, वार्ड नंबर उसकी संख्या कह सकते हैं, या पंचों की संख्या है, पंच या वार्ड की संख्या। तो वार्ड की संख्या कितना होगा, न्यूनतम 10 से 20 होगा ग्राम पंचायत की स्तर पर। देखिए इसमें कैसे होता है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तब की कंडीशन में 20 होगा। ठीक, 1000 से अधिक होगा तब 20 होगा, नहीं तो 20 से कम होता है, और न्यूनतम 10 होता है। ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित पंचों को कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य किन्हें कहा जाएगा, जो निर्वाचित पंच होंगे उन्हें। सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, परंतु 3 प्रकार के होते हैं। भली ग्राम पंचायत में हमें सिर्फ 2 प्रकार को देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत में, और बाकी सदस्य को हम इसी 3 स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे, 3 प्रकार से ही देखते चलेंगे। जैसे पहला होता है निर्वाचित सदस्य। अब आप इसे इसका संरचना कह सकते हैं, इसे आप संरचना कह सकते हैं, ग्राम पंचायत की संरचना। ठीक, तो इसमें जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, कौन कौन निर्वाचित सदस्य होते हैं, पंच, सरपंच और उप सरपंच को भी लेंगे, क्योंकि ये भी पंच में से ही बना होते हैं। तो ये जो है कितने होंगे, 3 सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य होंगे, पंच, सरपंच और उप सरपंच निर्वाचित सदस्य। उसके बाद पदेन सदस्य की बात करें तो ग्राम पंचायत में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, पदेन सदस्य का प्रावधान नहीं मिलता है ग्राम पंचायत में। ठीक, इसमें देखिए अगर विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सभी जो है ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिलेगा। इनको हम किस में देखेंगे, जनपद पंचायत में देखेंगे और जिला पंचायत में। ठीक, तो ये इसको इसलिए यहाँ दिया गया है, पदेन सदस्य हमें देखने को मिलेगा जनपद और जिला पंचायत में, परंतु हमें ग्राम पंचायत में नहीं रहता है। ठीक, यहाँ मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य रह सकते हैं। यहाँ मनोनीत सदस्य कैसे मनोनयन किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, मनोनयन का आधार, मनोनीत का आधार होगा जिस ग्राम पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में निर्वाचन के पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये संविधान संशोधन कब, ये जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया था 2017 में, 2016-17 में जो किया गया था संशोधन, उसके तहत जो है जो 19 में संशोधन किया गया था, 2019 में, उस संशोधन में इसे जोड़ा गया था। जो निःशक्त जन व्यक्ति के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये जो है 2019 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा, राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है। ये जो अब मनोनयन किया जाएगा वो राज्य शासन या विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। सदस्य संख्या, एक निःशक्त व्यक्ति को प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निःशक्त व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। इनका कार्यकाल कैसे रहेगा, उस ग्राम पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जितना कार्यकाल बचा होगा उतना अवधि के लिए होगा, जो 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलिए अब इनका जो है जनसंख्या देखें। तो जनसंख्या जैसे हम पहले चर्चा किए हैं कि प्रत्येक 1000 जनसंख्या वाले ग्राम में, तो प्रत्येक 1000 जनसंख्या वाले ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, किंतु किसी एक ग्राम में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर एक से अधिक ग्राम पंचायत नहीं होंगे। तो किसी एक गाँव में अगर 1000 से अधिक जनसंख्या है तो भी वहाँ एक ही ग्राम पंचायत होगा, 2 नहीं होगा। ठीक, तो वहाँ यही कहा गया है, अर्थात एक गाँव में एक से अधिक ग्राम पंचायत नहीं होगा, चाहे वह जनसंख्या जितनी भी हो। ग्राम पंचायत का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, न कि मतदाता के आधार पर। ठीक, तो देखिए यहाँ जो वोटर है उनकी संख्या के आधार पर जो है इसका निर्धारण नहीं होता है। ये जो है टोटल जनसंख्या, जो ग्राम की जो जनसंख्या होता है टोटल, उसके आधार पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है।
चलिए अब अगला देखिए वार्ड। और वार्डों की संख्या वही न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होता है। तो ग्राम पंचायत कई वार्डों से विभक्त होता है जिनकी संख्या न्यूनतम 10 होता है और अधिकतम 20 होगा, जिसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तो वार्डों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? कलेक्टर करते हैं। वार्डों से निर्वाचित सदस्य को पंच कहा जाता है। ठीक, तो पंच ही है। वार्ड गठन के पश्चात यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए। तो लगभग समान हो ऐसा अनुमान लगा के जो है वार्डों का जो है निर्माण किया जाता है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से कम हो वहाँ कम से कम 10 वार्ड होंगे। तो जहाँ भी 1000 से कम जनसंख्या वाला भी ग्राम पंचायत है, 1000 से कम वाला, वहाँ भी 10 वार्ड कम से कम होंगे। और अधिकतम जहाँ 1000 से अधिक हो वहाँ भी अधिकतम कितने 10-20 वार्ड ही होंगे। तो अर्थात 10 से 20 ही होंगे वार्ड, इससे अधिक संख्या नहीं होगा वार्ड का किसी भी कंडीशन में। अब चलिए अब लोक सेवक। तो लोक सेवक कौन कौन कहलाएंगे? तो ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी कौन कौन है? सरपंच, उप सरपंच, पंच और सचिव, ये 4 पदाधिकारी हैं। सरपंच, पंच, उप सरपंच और सचिव, ये चारों जो है लोक सेवक कहलाएंगे। तो लोक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें लोक सेवक कहा जाता है। देखिए प्रमुख जैसे राजनीतिक प्रमुख सरपंच होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं, पहले ही चर्चा कर लिए हैं। अब अगर कोई भी ग्राम पंचायत है, अगर उसके मुख्यालय को अगर बदलना है, किसी दूसरे गांव में शिफ्ट करना है, कोई 3 गांव आता है ग्राम पंचायत में, मान लीजिए कोई 3 गांव आया है, इसमें से किसी एक गांव में पहले मुख्यालय था, अगर आपको यहाँ इस गांव से दूसरे गांव में मुख्यालय अगर रखना है तो इसके लिए जो है कौन उत्तरदायी होंगे? तो देखिए इसके लिए राज्यपाल या उनके द्वारा पदाधिकृत अधिकारी के आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदल सकते हैं। तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई अधिकारी को शक्ति दिया जाता है, उस अधिकारी के माध्यम से जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है बदल सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक का जो सामान्य परिचय हो गया, गठन और संरचना से हो गया। अब इसमें जो पदाधिकारी हम देखे हैं, सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव, उन सब के संबंध में यहाँ डिटेल से दिया गया है, उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए सरपंच सबसे पहले दिया है सरपंच। तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सबको पता होगा, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अभी अभी चुनाव हुआ है। तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है सरपंच का, किनके द्वारा? सभी मतदाताओं द्वारा चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, जिस गाँव का सरपंच चुनाव लड़ रहा है उसी गाँव के सभी मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। यदि 2 उम्मीदवार का मत मूल्य बराबर हो तो लाट पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है। देखिए यहाँ इस पंचायती राज में हर स्तर में हम देखेंगे जहाँ भी अगर मत बराबर दिखाई देगा वहाँ लॉट पद्धति निकाला जाता है। ये चुनाव से संबंधित है। बाकी जो फैसला लिया जाता है उसके लिए तो जो अध्यक्ष रहता है वे जो है क्या देंगे? अध्यक्ष जो निर्णायक मत देते हैं। ठीक, बाकी सभी कंडीशन में लॉट पद्धति के माध्यम से जो है चयन किया जाएगा, अगर दोनों लोगों का बराबर है तब की स्थिति में। अब देखिए इसकी भूमिका देखिए, ये सर्वोच्च पद ग्राम पंचायत में सर्वोच्च पद होता है सरपंच का पद। ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। तो ये सामान्य प्रशासन समिति के सभी पदाधिपति होते हैं। अभी लास्ट टॉपिक रहेगा समिति, उस समिति वाले टॉपिक में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे समिति को संबंधित, वहाँ आपको समझ आ जाएगा सामान्य प्रशासन समिति क्या कार्य करता है। ठीक, अगला देखिए पात्रता। अब सरपंच बनने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? तो सबसे पहले आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो। तो पंच के लिए जो पात्रता होता है वह पात्रता सरपंच के पास होना चाहिए, पंच होने की पात्रता। आवेदक संसद के किसी भी सदन एवं राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। तीसरा है आवेदक किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति एवं उप सभापति ना हो। तो इन कंडीशन के साथ जो है वे पात्रता होंगे। और अपात्र कौन होंगे? तो अपात्रता को किसमें वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एफ में। तो एफ में वर्णित किया गया है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे एफ को आगे। ठीक, तो एफ में वर्णित किया गया है कि किन आधारों पर जो है अपात्र किया जा सकता है किसी को भी सरपंच के पद के लिए। चलिए अब अगला देखिए पदच्युत। उन्हें पद से कैसे कैसे हटाया जा सकता है? तो किन कारणों से जो है उन्हें पदच्युत अर्थात हटाया जा सकता है, सरपंच को पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले ग्राम सभा की गढ़पूर्ति। तो गढ़पूर्ति देखिए, गढ़पूर्ति के लिए 5 बार अवसर दिया जाता है उन्हें। यदि सरपंच ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक, जिसमें कैसे शुरू में 3 लगातार बैठक में दिया जाता है, 3 लगातार बैठक में अगर गढ़पूर्ति नहीं किया जाता है तो उन्हें 2 मौका और दिया जाएगा, आगामी 2 बैठक में गढ़पूर्ति कराना होता है। अगर इन 2 बैठक में भी गढ़पूर्ति नहीं होता है तो तब उनके खिलाफ जो है क्या गढ़पूर्ति ना होने पर उनके हटाने के लिए जो है प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक, तो हटाने का जो है नोटिस दिया जाता है उन्हें। ठीक, तो यह क्या है, लगातार 5 बार बैठक जो है गढ़पूर्ति असफल होता है तब पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए ग्राम पंचायत की गढ़पूर्ति न होने पर, ये ग्राम सभा के लिए हो गया पहला, दूसरा है ग्राम पंचायत। पहला ग्राम सभा के लिए 5 बार हो गया। अब ग्राम पंचायत के लिए देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक में लगातार 3 बार गढ़पूर्ति न हो तो पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो 3 बार किसके लिए? ग्राम पंचायत में 3 बार अगर गढ़पूर्ति न हो तो, और ग्राम सभा में 5 बार ना हो तब हटाया जा सकता है।
और सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता हो तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। और देखिए, जो पद से हटाया जाता है, तो हटाया जाना, पद से हटाया जाना क्या कहलाता है? धारा 40 के तहत। तो सरपंच को पद से हटाना किस धारा में है? धारा 40 में दिया गया है। सरपंच के लिए, अध्यक्ष, जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्षों के लिए भी यही धारा है। ठीक, तो धारा 40 के तहत जो है पद से हटाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है? ग्राम पंचायत की मासिक बैठक। ग्राम पंचायत की मासिक बैठक, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो मासिक बैठक को अगर 3 बार नहीं बुलाता है, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक को लगातार 3 बार बुलाने में असफल है, तब भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब चलिए, फिर अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है इन्हें हटाया जा सकता है। इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा धारा 21 में। तो धारा 21 में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, तो इसके माध्यम से हटाया जा सकता है। अगला है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन को ही वापस बुलाना कहा जाता है और इसी ही रिकॉल कहा जाता है। प्रत्यावर्तन, वापस बुलाना और रिकॉल ये एक ही है। इसमें जो है जो जिनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, अर्थात जो मत दिए हुए वोटर हैं, वोटरों के माध्यम से जो है उन्हें जो है हटाया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है। रिकॉल कहा जाता है इसे। जो वोटर हैं, मत दिए हैं, तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जो रिकॉल वाला सिस्टम है उन्हीं के लिए लागू होता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से जीते होते हैं। तो ये किनके लिए? सरपंच और पंच के लिए होता है प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना। ये धारा 21 का में दिया गया है। ठीक, 21 का याद रखेंगे, इसमें दिया गया है रिकॉल को। चलिए अगला देखिए, त्यागपत्र। अब त्यागपत्र ये किन्हें देंगे और किस धारा के तहत? तो सरपंच त्यागपत्र धारा 37 के तहत देते हैं। किसे? उप संचालक पंचायत या जिला संयुक्त संचालक को। ठीक, जो कौन से विभाग का है? पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के जो क्या होते हैं? संचालक, जिला संयुक्त संचालक उन्हें, या उप संचालक पंचायत को देते हैं ये अपना त्यागपत्र धारा 37 के तहत। और उप सरपंच भी इन्हें ही देंगे अपना जो है त्यागपत्र को, जो उप संचालक पंचायत होते हैं उन्हें। और उसका अगला है निलंबन। तो निलंबन के माध्यम से भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसमें धारा 39 के तहत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, उनके द्वारा निलंबित किया जा सकता है इन्हें। अगला है पद से हटाना, ये धारा 40 में दिया गया है। आगे भी इसका कंडीशन देखे हैं। इसके तहत अनुविभागीय अधिकारी जो है इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो देखिए, इनके पद से कौन हटा सकते हैं? अधिकारी का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे अनुविभागीय राजस्व। तो एसडीएम द्वारा जो है हटाया जा सकता है, एसडीएम सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, यदि वह अपने पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत का मतदाता न रह गया हो, अर्थात उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया हो। अगर उसका नाम मतदाता सूची से हट गया रहता है तब भी उन्हें हटाया जा सकता है। और देखिए अगला है, निम्न पदों पर सदस्य बनने से पद रिक्त हो जाएगा। तो किन किन पदों पर वो अगर वे सदस्य बनते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाता है, उसे भी दिया गया है। तो देखिए, अगर वे जो है जैसे सरपंच है, तो सरपंच से जो बड़े अधिकारी का पोस्ट रहेंगे, जो सरपंच से ऊपर के जो लेवल के नेता रहेंगे, वो अगर पद प्राप्त होता है उन्हें, तब जो है उन्हें हटा दिया जाता है ऑटोमेटिक। अगर वो सहमति नहीं देते हैं 14 दिन के अंदर, तब उन्हें हटा दिया जाएगा। देखिए, सरपंच सबसे पहले संसद का सदस्य। अगर सरपंच जो है वो संसद का सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य, तब उनका रिक्त हो जाएगा पद। दूसरा है विधानमंडल सदस्य बनते हैं, तब हो जाएगा। सहकारी समिति के सभापति बनेंगे या सहकारी समिति का उपसभापति बनेंगे, तब भी उनका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। सहकारी समिति का सदस्य पात्र होता है, तो सहकारी समिति का अगर वे सदस्य हैं तब भी वे जो है सरपंच के पद पर रह सकते हैं। अब चलिए, अब अगला देखिए, आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति के कंडीशन में क्या होता है? यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन पंचायत सचिव द्वारा बुलाया जाएगा। अगर आकस्मिक रिक्ति होगा किसी ग्राम पंचायत के सरपंच का, तो उस ग्राम पंचायत का जो सचिव होते हैं उनके द्वारा एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है और यहाँ अप्रत्यक्ष सरपंच चुना जाएगा। तो देखिए, अप्रत्यक्ष सरपंच क्या होगा, उसे देखिए। अप्रत्यक्ष सरपंच आकस्मिक रिक्ति के कंडीशन में जो है चुना जाते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष सरपंच धारा 13 में दिया गया है। तो अब धारा 13 में अप्रत्यक्ष सरपंच के संबंध में दिया गया है। धारा 13 के तहत यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित पंच अपने में से किसी एक पंच को सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष सरपंच जो है धारा 13 के तहत चुना जाता है। इसमें अगर सरपंच का चुनाव लंबित रहता है, अर्थात उस समय सरपंच चुनाव नहीं हो पाता है, इस कारण जो है जो प्रथम सम्मेलन होगा, पंचों का जो प्रथम सम्मेलन होता है, उसी में से पंचों में से किसी एक को अपने में से अप्रत्यक्ष सरपंच चुना जाता है, जो सिर्फ 6 माह के लिए रहते हैं। कितने? 6 माह के लिए कार्य में रहेंगे। अगला देखिए, स्थानापन्न सरपंच। स्थानापन्न सरपंच क्या होते हैं? यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे या उसका मृत्यु हो जाए तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाता है। तो ये स्थानापन्न सरपंच है, इनका निर्वाचन पंच द्वारा किया जाएगा। ये आकस्मिक रिक्ति में चुना जाते हैं, स्थानापन्न सरपंच है। ठीक, अगर वे त्यागपत्र देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाएगा तो ये किनके द्वारा? पंचों द्वारा जो है चुना जाएगा स्थानापन्न सरपंच को। अब यहाँ देखिए, एक होता है बहिर्गामी सरपंच, ये बहिर्गामी सरपंच, दूसरा है स्थानापन्न सरपंच। इन दोनों में क्या अंतर है उसे समझिए। तो यहाँ सबसे पहले स्थानापन्न सरपंच
सरपंच को समझिए क्या होते हैं। तो वही अभी देखें, वही है सरपंच का पद रिक्त या मृत्यु या पद त्याग होने पर पंचायत सदस्य पंचों द्वारा अपने में से सरपंच चुनते हैं, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहते हैं। ठीक, स्थानापन्न सरपंच उसी वर्ग से होता है जिस वर्ग से पूर्व सरपंच था। वर्ग से आशय होता है एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल वर्ग से है। ठीक, तो स्थानापन्न सरपंच क्या होगा, उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का पुराना सरपंच था, और कोई अगर सरपंच की मृत्यु हो जाता है, वो पद त्याग कर देता है, तो पंचों द्वारा जो है अपने में से किसी एक को चुना जाता है। अगला देखिए, स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल अधिकतम 6 माह का होता है। तो स्थानापन्न सरपंच कितने 6 माह के लिए अधिकतम कार्य करेगा। ठीक, तो 6 माह का रहता है। उसके बाद देखिए बहिर्गामी सरपंच। ये बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, तो देखिए बहिर्गामी सरपंच वह सरपंच होता है जो पूर्व वर्ष में सरपंच के पद पर था परंतु वर्तमान में नहीं है। जो पूर्व सरपंच होते हैं उन्हें ही बहिर्गामी सरपंच कहा जाता है। देखिए बहिर्गामी सरपंच अपने कब्जे में से कोई कागज पत्र या संपत्ति नए निर्वाचित सरपंच को नहीं सौंपता है या सौंपने से इनकार करता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा बहिर्गामी सरपंच के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, तो कोई पूर्व सरपंच है, पूर्व सरपंच वे नए सरपंच को अगर जो कुछ भी कागजात हो या कोई संपत्ति हो जो पंचायत का है उसे अगर सौंपने से मना करता है या सौंपता नहीं है तो कोई भी जो अधिकारी होते हैं विहित प्राधिकारी उनके द्वारा जो है कार्यवाही किया जाएगा। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उन्हें तारीख से, जिस तारीख से वो दोषी पाया जाएगा उस तारीख से 6 वर्ष की काल अवधि के लिए पंचायत का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए निर्हत कर दिया जाएगा। उन्हें पंचायत के सदस्यता से हटा दिया जाएगा और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी निर्हत अयोग्य कर दिया जाता है। ठीक, राज्य सरकार द्वारा लेखबंद करने के कारणों के आधार पर निर्भरता हटाई जा सकेगी या उसकी कालावधि में घटाया जा सकेगा। तो अगर राज्य सरकार किसी भी प्रकार का आदेश लाता है उसके माध्यम से उसकी जो अयोग्यता है, निर्भरता है, उसे हटा सकते हैं उसकी अवधि को या फिर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, तो ये राज्य सरकार के ऊपर रहता है। तो ये हो गया हमारे सरपंच के संबंध में पूरा डिटेल। उसके बाद आप चलिए अगला पद कौन सा है, उप सरपंच का। तो चलिए उप सरपंच का भी पद लगभग सरपंच के ही समान है, बस ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचों द्वारा। तो देखिए मुख्य चीज़ें जो है, मेन चीज़ें जो याद रखना है वो सेम जो है सरपंच की तरह ही होगा, जो सरपंच के में जो पढ़े हैं वैसे ही होंगे। देखिए तो सबसे पहले इसका चुनाव उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है। इनके द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात पंच द्वारा चुना जाता है और सरपंच द्वारा, पंच और सरपंचों द्वारा जो है चुना जाता है उप सरपंच को। उप सरपंच के चुनाव में पंच और सरपंच मत देते हैं। उप सरपंच के चुनाव में यदि मत बराबर होता है तो विहित प्राधिकारी अर्थात जो तहसीलदार लेवल के अधिकारी रहते हैं यहाँ विहित प्राधिकारी के रूप में, उनके द्वारा लाट पद्धति से उप सरपंच का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ भी लाट पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। देखिए मूलतः एक निर्वाचित पंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं वे मूल रूप से एक पंच होते हैं और पंचों में से एक उप सरपंच चुना जाएगा। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता है, तो अर्थात वो पंच भी है, पंच जो है इसीलिए तो उप सरपंच बना है, तो त्यागपत्र नहीं देगा। अब इनके लिए योग्यता क्या होगा, तो वही योग्यता है जो सरपंच के लिए था। पंच बनने की योग्यता होना चाहिए। उप सरपंच एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा, तो पंच बनने की योग्यता होना चाहिए। उप सरपंच के पद के लिए पंचायत में भू संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है, तो जो पंचायत है उस पंचायत में उसका भूमि हो या संपत्ति हो यह आवश्यक नहीं है। चलिए अगला देखिए आरक्षण। यदि सरपंच अनारक्षित वर्ग से है तो निश्चित रूप से उप सरपंच को आरक्षित वर्ग से होना चाहिए। तो दोनों जस्ट अपोजिट होता है। अगर सरपंच अनारक्षित वर्ग का है तो उसमें जो उप सरपंच रहेगा वह जो है आरक्षित वर्ग का रहेगा। ठीक, ये जो है किसी भी आरक्षित वर्ग का रहेगा, ओबीसी रहे या एसटी रहे, एससी रहे या फिर फीमेल रहे, महिला रहे, तो ये आरक्षित वर्ग के रहेंगे। अगर अनारक्षित वर्ग के सरपंच है, और वही अगर उप सरपंच जो है क्या है आरक्षित वर्ग का है तो सरपंच जो है अनारक्षित वर्ग के होते हैं। चलिए अगला देखिए भूमिका। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, तो इनकी भूमिका उप सरपंच का दोहरे देखने को मिलेगा पंच और उप सरपंच के रूप में। तो दोहरी भूमिका हमें 3 का देखने को मिलेगा। उप सरपंच का हो गया, उप सरपंच उपाध्यक्ष का देखने को मिलेगा, जिला पंचायत का और जनपद पंचायत दोनों के जो है उपाध्यक्ष का। ठीक, तो ये हमें दोहरी भूमिका देखने को मिलेगा इन पदाधिकारियों का। ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, तो समिति में हम देखेंगे डिटेल से शिक्षा समिति को। तो जो शिक्षा समिति होता है उसका पदेन सभापति होते हैं कौन, जो उप सरपंच होते हैं वे। अब इनकी पद मुक्ति के संबंध में देखेंगे, इनको पद से हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे सरपंच के ऊपर लगता था धारा 21 के आधार पर, उसी प्रकार धारा 21 के आधार पर ही उप सरपंच के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्तन या रिकॉल। तो ये रिकॉल की जो मेथड होता है वह किनके ऊपर नहीं होता है, उप सरपंच के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए उम्मीदवारों के ऊपर जो है रिकॉल नहीं लगाया जा सकता है। तो उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। उप सरपंच को पंच के रूप में जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उन्हें पंच वाले पद से हटाना है तब उनके ऊपर रिकॉल लाया जा सकता है, उप सरपंच के रूप में नहीं लाया जा सकता। तो अगर त्याग पत्र देखिए तो सेम ही है सरपंच जैसे। धारा 37 के तहत ये भी उप संचालक पंचायत या जिला संयुक्त संचालक को देते हैं, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
विभाग के, तो लिखित रूप से सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। इनका निलंबन भी सेम ही है सरपंच जैसे, धारा 39 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपते हैं और पद से हटाना भी धारा 40 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ही सौंपते हैं। यदि ये संसद बन जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा सदस्य बन जाते हैं, तब भी ये इनका पद रिक्त हो जाएगा। यदि सहकारी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनते हैं, तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। और सहकारी समिति के सदस्य होने के लिए पात्र होते हैं, उप सरपंच भी हो सकते हैं, सेम सरपंच जैसे ही है। अब देखिए, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी नहीं होता है, तो इसे हम तो पहले वीडियो में डिटेल से अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। चलिए अब अगला देखिए पंच। अब अगला पदाधिकारी होते हैं पंच। तो पंच के संबंध में अब देखिए, तो पंच का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होता है। किनके द्वारा, वार्ड के मतदाताओं द्वारा। तो हर वार्ड में मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। पंचों के चुनाव में बराबर मत आने पर विहित पदाधिकारी लॉट पद्धति द्वारा निर्णय लेगा। तो यहाँ भी अगर मत बराबर है दो उम्मीदवारों के मध्य, तो लॉट के माध्यम से जो है निकाला जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तरदायित्व। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच का उत्तरदायी होता है। ठीक, तो इसका प्रश्न भी हम सॉल्व किए हैं। अगर देखिए संख्या, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 हो और अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। 10 और अधिकतम 20। इनके पद मुक्ति को देखें तो इनको जो है 4 प्रकार से हटाया जा सकता है। पहला तो रिकॉल के माध्यम से। इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगता है। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर लाया जाता है, पंच या सदस्य के ऊपर नहीं लाया जाएगा। तो देखिए, इनके ऊपर प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना या रिकॉल लाया जा सकता है। ये धारा 21 क के तहत लाया जाता है। संबंधित वार्ड का गठन करने वाली ग्राम सभा के सदस्य की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान की पद्धति से उसे वापस बुलाया जा सकता है। तो जो ग्राम सभा है उसी के द्वारा, जिस वार्ड से बने हैं पंच, उस वार्ड के सदस्यों द्वारा आधे से अधिक अर्थात जो 50% है प्लस 1, 50% प्लस 1 से जो है गुप्त मतदान पद्धति से उसे रिकॉल किया जा सकता है। उसके बाद निलंबन भी हम देखे हैं। तो निलंबन किसके तहत होता है, धारा 37 के तहत निलंबन जो है 39 के तहत, पद से हटाना 40 के तहत और त्याग पत्र जो है 37 के तहत होता है। ठीक, तो जो है निलंबन होगा 39 के तहत, हटाना 40 के तहत और जो त्याग पत्र देते हैं 37 के तहत। तो ये त्याग पत्र किन्हें देंगे, तो ये जो है जो पंच होते हैं वे त्याग पत्र देने हैं ग्राम पंचायत के सरपंच को लिखित रूप से त्याग पत्र देंगे। ठीक, जैसे वैसे ही जनपद पंचायत में देखेंगे और जिला पंचायत में जो सदस्य देते हैं वे अध्यक्ष को देते हैं, सदस्य अध्यक्ष को देंगे और बाकी सभी जो है ठीक, तो अध्यक्ष को देंगे। इसमें जो है पंच किनको देंगे, सरपंच को देंगे। तो इस प्रकार जो है ये पंच का भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए, ग्राम पंचायत को जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे है ग्राम पंचायत सचिव। तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में अब देखिए, इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 59 में है। तो धारा 69 के तहत दिया गया है। तो धारा 69 में ग्राम पंचायत का सचिव, इसका पद का वर्णन मिलता है हमें धारा 69 में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये प्रश्न में पूछा भी गया है। नियुक्ति, राज्य सरकार या उप संचालक। तो राज्य सरकार या उप संचालक कौन सा, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा या जिला संयुक्त संचालक, इनके माध्यम से इनका नियुक्ति किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव का। इनके पास शक्ति रहेगा, ग्राम पंचायत की कार्यकारी शक्ति सचिव में निहित होती है। तो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक सचिव बुलाते हैं। तो पहला बैठक सचिव बुलाएंगे, उसके बाद बाकी सभी बैठक को सरपंच बुलाते हैं। इनका कार्य क्या रहेगा, ग्राम पंचायत के अभिलेखों को बनाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। तो सभी अभिलेख सचिव द्वारा तैयार किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना भी सचिव का ही कार्य है। यहाँ नोट पॉइंट याद रखेंगे, सचिव की नियुक्ति कहाँ करना है उसका निर्णय समाज कल्याण विभाग द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, सचिव की नियुक्ति कहाँ करना है, समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। और वही आप देखेंगे, अगर सीईओ के, जनपद और जिला पंचायत के जो सीईओ होते हैं उनकी नियुक्ति उनके मूल निवास स्थान में नहीं की जाएगी, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उनका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, इनका समाज कल्याण विभाग द्वारा। देखिए, जो जहाँ नातेदारी क्षेत्र है वहाँ सचिव की नियुक्ति भी नहीं किया जाता, अर्थात जिस जगह में उनके नातेदारी है, रिश्तेदार है, अर्थात वहाँ जो है उनका नियुक्ति नहीं किया जाता है सचिव का। चलिए आगे देखिए, ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शनकर्ता कौन कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जिला पंचायत, इन तीनों के माध्यम से जो है समन्वय, मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन किया जाता है। राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जिला पंचायत, तीनों के माध्यम से। ठीक, तो ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ग्राम पंचायत का गठन और संरचना कंप्लीट होता है। ठीक, गठन और संरचना हमारा ग्राम पंचायत का कंप्लीट हो गया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जनपद पंचायत का गठन और संरचना पढ़ेंगे। ठीक, आगे सेम ही है, सेम इसी प्रकार पढ़ेंगे, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ग्राम पंचायत का पढ़े हैं उसी फॉर्म में जो है इसे भी पढ़ेंगे, जनपद पंचायत गठन एवं संरचना को। तो चलिए अब जनपद पंचायत के गठन और संरचना को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के वही हम देखे थे धारा 22 में। तो ये जो है अध्याय 3 के जो है धारा 22 में दिया गया है इसे जनपद पंचायत के गठन और संरचना को।
तो चलिए अब इसके तहत फिर से अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाएगा, जो खंड पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता जारी करता है। तो खंड की जो सीमा परिवर्तन होता है उसी के आधार पर जो है जारी किया जाएगा। इस तरह इस कर प्रत्येक विकास खंड में जो है एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक, तो प्रत्येक विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। और देखिए इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा आएगा, तो निर्वाचन क्षेत्र इसका निर्धारण जो है राज्य सरकार के प्राधिकार से कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका निर्वाचन क्षेत्र कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा राज्य सरकार के प्राधिकार से। देखिए इसकी संख्या देखिए तो न्यूनतम 10 होता है, अधिकतम 25 होता है। तो यहाँ वार्डों की संख्या, जो जनपद पंचायत में वार्ड की संख्या न्यूनतम 10 होगा और अधिकतम कितना होगा, 25 होगा। और इससे पहले ग्राम पंचायत में कितना था, 10 और 20 था। ठीक, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 था, और यहाँ 10 और 25 होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जनसंख्या प्रत्येक जनपद पंचायत 50,000 जनसंख्या पर गठित की जाती है। इससे अधिक हो तो गठित की जा सकती है प्रत्येक जनपद सदस्य। जो जनपद सदस्य जो वार्ड बनते हैं, तो देखिए ये जो है 50,000 जनसंख्या है, वे पूरा एक जनपद पंचायत क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे वार्डों में बटा होता है। तो एक एक वार्ड में जो जनसंख्या बनता है वो 5,000 जनसंख्या का होता है। तो देखिए 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है जो एक जनपद पंचायत का जो सदस्य होता है, कितने का, 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 5,000 जनसंख्या रखने का प्रयास किया जाता है। यदि जनपद पंचायत का जनसंख्या 50,000 से कम हो तो सदस्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 होगी, और अगर जनपद पंचायत के सदस्य संख्या 50,000 से अधिक हो तो सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। अर्थात 10 से 25 के बीच होगा, उससे अधिक नहीं होगा। चलिए अब सदस्य देखते हैं। जनपद पंचायत में निम्नलिखित 2 प्रकार के सदस्य, परंतु यहाँ 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। हर जगह 2 लिखा है परंतु 3 प्रकार के होंगे। देखिए यहाँ 3 प्रकार के सदस्य, पहले तो निर्वाचित सदस्य रहेंगे, दूसरा पदेन सदस्य और तीसरा जो है मनोनीत सदस्य रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले निर्वाचित सदस्य कौन कौन रहेंगे। पहला तो जनपद पंचायत को जो सदस्य हैं वे निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे वही सिर्फ जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पदेन सदस्य, तो यहाँ पदेन सदस्य के रूप में कौन रहते हैं, तो पदेन सदस्य एक तो पहले विधायक रखेंगे। तो विधायक कौन होते हैं, ऐसे विधायक जो राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत के भीतर पूर्णतः या अंशतः, मान लीजिए ये एक जनपद पंचायत है और यही जो है किसी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये मूलतः या अंशतः जो है किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई जनपद पंचायत क्षेत्र आता है, तो इसका जो विधायक रहेंगे, जो एमएलए रहते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए रहेंगे, वह जो है पदेन रूप से इस जनपद पंचायत का जो है पदेन रूप से सदस्य रहेंगे। ठीक, और यह जो है जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समिति का पदेन सदस्य होंगे। तो सभी स्थायी समिति है उनके पदेन सदस्य भी रहते हैं, जो विधायक रहेंगे वे। उसके बाद देखिए एक तो विधायक हो गए पदेन सदस्य में, और दूसरे होते हैं सरपंच। तो सरपंच कितने सरपंच होते हैं, तो देखिए इनकी संख्या कुल सरपंचों का 1/5 अर्थात 20%। मान लीजिए ये एक जो है जनपद पंचायत सदस्य है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो हैं क्या आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं। एक जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। तो टोटल जितने ग्राम पंचायत हैं उस टोटल ग्राम पंचायत का 20% जो कितना होता है, 1/5 हो गया। 20% या 1/5 जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक 20% जो है बदलते रहते हैं चक्रानुसार क्रम में। तो एक बार में जो है सिर्फ 20% सदस्य रहते हैं, और यही जो है चयन चक्रानुसार चलते जाता है। चक्रानुक्रम में पहले एक जो बन गए 1/20, वो जो उसके बाद जो अगले हैं उनको मौका दिया जाता है। तो ये क्रम चलते रहता है, हर वर्ष जो है चेंज होते हैं। पुनः सदस्य नहीं दी जाती है, जो एक बार बन जाते हैं सदस्य उन्हें जो है पुनः नहीं दिया जाता है। इसीलिए देखिए 20% क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए 5 साल का कार्यकाल रहता है और 5 साल को 100% लेके चलते हैं। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसे देखेंगे तो कितना 100 को डिवाइड करेंगे 20 से, तब जो है 5 वर्ष कंप्लीट होगा। इसीलिए 20% रखा गया है यहाँ, क्योंकि दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा एक बार जो बन जाते हैं सरपंच उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाता है, और जो हर किसी को एक बार बनने का मौका दिया जाएगा। जो जनपद पंचायत है उसके सदस्य बनने का सभी पंच को एक बार मौका दिया जाता है। उसके बाद देखिए पद्धति, इसमें लॉट निकालकर सदस्य के रूप में चुना जाता है। तो लॉट निकाला जाता है इसमें लॉट पद्धति के माध्यम से। नोट, वह सरपंच सदस्य जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होता है। तो इसमें जो सरपंच रहेंगे वे किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। चलिए, एक महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती है। तो ये पॉइंट है, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ ऑप्शन में दिया गया था। तो कोई भी महिला सरपंच होते हैं वे जनपद पंचायत की बैठक में अपने पति को नहीं भेज सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। ठीक, तो ये जो है पूछा गया है। और वही अगर विधायक या सांसद चाहें तो वे अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी भेज सकते हैं।
ये विशेष पॉइंट दिया भी गया है यहाँ। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जनपद पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है और वह विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नगरीय क्षेत्र है और वो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, तब वह जो है क्या जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा। वह अंशतः या पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र होना आवश्यक होता है। ठीक, अंशतः या पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र हो तो वह आवश्यक है। दूसरा देखिए, लोकसभा राज्यसभा सांसद जनपद पंचायत क्षेत्र के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा सांसद नहीं होंगे, ये जिला पंचायत के होंगे। तो जिला पंचायत में लोकसभा और राज्यसभा सांसद को भी पदेन सदस्य रखे जाते हैं। समस्त अधीन आने वाले सरपंच सदस्य नहीं होंगे। तो सभी सरपंच जो है सदस्य नहीं होंगे, चक्र अनुसार से चलता है। चलिए अब मनोनयन, जो मनोनीत सदस्य होंगे वे कैसे होंगे? तो इसका आधार होगा जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ जो है राज्य शासन या विहित पदाधिकारी द्वारा कम से कम 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। कम से कम 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिसमें एक महिला होगा और एक जो है पुरुष होगा। इनका कार्यकाल उस जनपद पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए जनपद पंचायत में 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और वही ग्राम पंचायत में 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब हो गया ये असामान्य जानकारी। अब अगला देखिए जनपद पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में। तो जैसे सरपंच का देखें उसी प्रकार हम अध्यक्ष का देखेंगे, बस इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो देखिए इनका प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष का प्रावधान आपको धारा 25 में देखने को मिलता है। निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कब होगा? सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित पदाधिकारी जो कौन होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे, उनके द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। मूलतः अध्यक्ष मूलतः एक जनपद पंचायत का सदस्य होता है, अर्थात सदस्यों में से कोई एक सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। तो जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, वो सदस्य द्वारा ही। ठीक, केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। जो अध्यक्ष के लिए जो वोटिंग होता है उसमें कौन? सिर्फ प्रत्यक्ष जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो सदस्य बने हैं जनपद पंचायत सदस्य, वही सिर्फ भाग लेंगे। इसमें पदेन सदस्य नहीं लेते हैं। जो विधायक हैं और सरपंच वे इसमें भाग नहीं लेंगे। इनकी भूमिका देखिए, यह जनपद पंचायत का सर्वोच्च पद होता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं। तो एक निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधि करते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। तो ये भी सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होंगे। और देखिए इनके जो सदस्य होंगे, जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। तो जो जनपद पंचायत सदस्य रहेंगे वो पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, किंतु वे जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अब इनकी पद मुक्ति देखिए, इनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो पहले तो ये अप्रत्यक्ष चुने गए हैं और प्रमुख हैं, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से चुने जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो धारा 28 के तहत जो है जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और वही सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ कितने के तहत लाया जाता है? 21, धारा 21 में दिया गया है। और जनपद पंचायत अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का धारा 28 में दिया गया है। इनका निलंबन धारा 39 के तहत किया जाता है, कलेक्टर द्वारा या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा। ठीक, तो यहाँ कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा निलंबन और पद से हटाना किया जाता है। और साथ ही त्याग पत्र भी ये जो है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को ही देंगे। धारा सेम रहेगा, निलंबन का धारा, पद हटाने से और त्याग पत्र, इन तीनों का धारा जो है फिक्स है। 39, 40 और 37, इन तीनों को रट लेना है आपको। अब चलिए, जनपद पंचायत का कोई पदाधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक जनपद पंचायत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उस जनपद पंचायत के मतदाता सूची में उसका नाम हो। ठीक, तो उस मतदाता सूची में अगर नाम है, पूरा जो क्षेत्र है जनपद पंचायत, इसमें वार्ड बटे हुए हैं। ठीक, तो इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए, तो किसी भी वार्ड से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए जो है इन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। रिकॉल जो है ये जनपद पंचायत में और न ही जिला पंचायत स्तर पर देखने को मिलेगा, सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर में देखने को मिला है। और वो भी किनके विरुद्ध? सरपंच के विरुद्ध और पंच के विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध ही रिकॉल लाया जाता है। जो प्रत्यावर्तन है वह लाया जाता है। अब चलिए जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को देखिए। अब तो इनका भी लगभग सेम होगा। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम धारा 25 में ही वर्णन किया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का। इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कब कराया जाएगा? जब किसका कराया जाता है? अध्यक्ष का उसी समय जो है उपाध्यक्ष का भी कराया जाता है। तो सदस्य के निर्वाचन के पश्चात विहित पदाधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यथाशीघ्र जो है बैठक बुला करके उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। मतदाता कौन होंगे? उपाध्यक्ष के निर्वाचन में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पदेन सदस्य भाग नहीं लेंगे। इनके भूमिका क्या रहता है? जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। तो ये शिक्षा समिति के सभापति होंगे, जैसे उप सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, उसी प्रकार ये जनपद पंचायत स्तर पर। इनकी पद मुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया दिया गया है उसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ भी धारा 28 के तहत लाया जाता है। और निलंबन, पद से हटाना और त्याग पत्र, ये दोनों जो है सेम रहेगा, जैसे अध्यक्ष था उसी प्रकार। अब जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी जो है प्रत्यावर्ती नहीं किया जा सकता है।
अब चलिए अगला देखिए जनपद पंचायत के सदस्य। अब जनपद पंचायत का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये किनके द्वारा? संबंधित सदस्य के क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा। तो मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। इनकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होता है। जनसंख्या प्रत्येक 5000 में जो है एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका निर्धारण जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। त्याग पत्र जनपद पंचायत के अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे अपना। ठीक। अब चलिए यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जो होते हैं जनपद पंचायत मुख्य कार्यकालीन अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनपद पंचायत। तो इनका नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा पोस्ट है, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए ये भी पीएससी जो है फाइट करके क्या रहते हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष, या फिर जो है ये प्रमोशन के माध्यम से बने होते हैं। जो एडीओ से ही जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एडीओ, उसी के बाद जो है ये जनपद पंचायत के सीईओ बनते हैं। ठीक। तो ये जो है बहुत अच्छा पोस्ट है। तो चलिए अब इनकी नियुक्ति हो गया। उसके बाद शक्ति, जनपद पंचायत की कार्यकारी शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होती है। जनपद पंचायत का प्रमुख बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी धारा 26 के तहत नाम प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर बुलाता है। तो देखिए कितने दिन के भीतर बुलाएगा? धारा 26 के तहत जो है 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक को इन्हीं के द्वारा बुलाया जाएगा। सीईओ के द्वारा ही बुलाया जाता है 30 दिन के भीतर, धारा 26 के तहत। अब इनका कार्य क्या होता है? जनपद पंचायत के अभिलेखों को बनाने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होती है। जनपद पंचायत के मासिक बैठक के आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, अध्यक्ष स्थायी समिति के सभापति के परामर्श से बैठक की एजेंडा तैयार करना। तो जो सचिव का कार्य रहता है वही जो है सीईओ का कार्य रहता है जनपद पंचायती स्तर पर। देखिए जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था उसी के आधार पर ये जो है पॉइंट दिए गए हैं। तो जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार आप देख सकते हैं? पहला है राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करने के लिए। दूसरा है जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों से संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करने के लिए। और तीसरा है काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजना जो कि जनपद पंचायत के फंड से संचालित हो। इनके ये सभी कार्य जो है सीईओ के ही होते हैं। ठीक। जनपद पंचायत के कार्य होते हैं, ये कह सकते हैं आप। ठीक। तो ये हो गया हमारा जनपद पंचायत। अब अगला टॉपिक है हमारा जिला पंचायत का गठन एवं संरचना। तो चलिए अब इसे भी फटाफट पढ़ लेते हैं, जिला पंचायत का गठन एवं संरचना को। तो देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला पंचायत के विलीन कर दिया गया था। तो जो पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता था वह जिला पंचायत में ही विलीन कर दिया गया है। इसका प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? जिला पंचायत के गठन एवं संरचना का। तो ये जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 29 में दिया गया है। पंचायती राज के गठन, जिला पंचायत का गठन एवं संरचना को किसमें दिया गया है? धारा 29 में। देखिए शुरू में किसी ग्राम पंचायत को 13 में दिया गया था, धारा 13 में। उसके बाद जो है जनपद पंचायत का उसे दिया गया था धारा 22 में, और जिला पंचायत को दिया गया है धारा 29 में। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाएगा। ये स्तर प्रत्येक जिला स्तर पर जो है इसका गठन किया जाता है। जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, तो इसका भी निर्धारण कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। तो राज्य सरकार अधिकार देते हैं कलेक्टर को वे जिला पंचायत का निर्धारण करे अपने अपने जिलाओं के लिए। संख्या न्यूनतम 10 होता है, अधिकतम 35 होता है। तो ग्राम पंचायत के लिए 10 से 20 था, और यहाँ जो जनपद पंचायत में 10 से 25 हुआ, फिर ये 10 से 35 हो जाता है जिला पंचायत में। ठीक। तो ये संख्या याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए जनसंख्या, प्रत्येक जिला पंचायत 50,000 जनसंख्या पर गठित की जाती है, या इससे अधिक हो तो भी गठित की जा सकती है। प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। तो देखिए 5 लाख की जनसंख्या में गठित किया जाता है, 5 लाख की जनसंख्या में गठित किया जाता है जो जिला पंचायत है वो, और जो एक सदस्य होते हैं वे 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। और हमेशा प्रयास रखा जाता है कि वो 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यदि जिला पंचायत की जनसंख्या 5 लाख से कम हो तो क्षेत्र में भी 10%, न्यूनतम 10 होगा और अधिकतम 35 होगा। इसे याद रखना है आपको। चलिए अगला देखिए आप इनके सदस्य। तो ये भी सदस्य 3 प्रकार के ही होंगे। यहाँ भी एक निर्वाचित सदस्य, दूसरा पदेन सदस्य, और तीसरा जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। तो देखिए निर्वाचित सदस्य में कौन कौन आ जाएंगे? तो जिला पंचायत के सदस्य हो जाएंगे, और जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जो सदस्य हैं उनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब पदेन सदस्य देखिए, तो यहाँ पदेन सदस्य में जो है 4 आ जाएंगे। तो पदेन सदस्य पहले तो विधायक होंगे, तो विधायक सेम कंडीशन जैसे जनपद पंचायत में है। तो ये जो है राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं वे सभी आ जाएंगे। यह जिला पंचायत के किन्हीं 2 स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए ये जो है जनपद पंचायत स्तर में सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य रहते हैं, और यहाँ सिर्फ 2 स्थायी समिति के पदेन सदस्य रहते हैं जो विधायक होते हैं वे। उसके बाद दूसरे हैं लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य कौन रहेंगे? ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल होता है। किस क्षेत्र में? उस जिला पंचायत क्षेत्र में शामिल हो, परंतु जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। जो पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वे नहीं होते हैं, अंशतः या पूर्णतः जो है ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता हो।
जिला पंचायत के पदेन सदस्य नहीं होंगे जो नगरीय क्षेत्र, जो पूर्णतः नगरीय क्षेत्र आते हैं, वे जो है लोकसभा सांसद, वे जो है सदस्य नहीं होंगे इसके। और ये किन्हीं 2 स्थायी समिति के भी सदस्य हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, तभी वे जो है जिला पंचायत के सदस्य होंगे। अगर देखिए राज्यसभा सदस्य, तो वे सदस्य जिनका नाम संबंधित जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो, वे जो है इसके सदस्य होंगे। तो कोई भी राज्यसभा सदस्य हैं और वे जिस जिला में उनका मतदाता सूची में नाम है, जिस राज्यसभा सदस्य का, वे जो है उस जिला के जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो है बन सकते हैं सदस्य पदेन रूप से। और वे किन्हीं 2 स्थायी समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं। अब इसके बाद देखिए जनपद सदस्य, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जिला के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष है, यहाँ 1/5 नहीं होता है। यहाँ जो सभी जितने भी इस जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जनपद पंचायत क्षेत्र हैं, उनके सभी जो अध्यक्ष होंगे, वे सभी जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक, देखिए वह जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होगा। तो ये भी किसी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। और बाकी सभी किन्हीं भी 2-2 समिति के सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सदस्य। चलिए अब यहाँ देखिए विशेष में दिया गया है, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा। जैसे बिलासपुर का विधायक है, वे जो है किसी भी जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि बिलासपुर का जो क्षेत्र है वे पूरा नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, पूरे नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद देखिए यहाँ मनोनयन, तो यह मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, इसका आधार सेम रहेगा। जिला पंचायत के निर्वाचित पश्चात निःशक्त व्यक्ति का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राज्य शासन द्वारा या विहित प्राधिकारी द्वारा कोई 2 निःशक्त व्यक्ति को जो है, जिसमें से एक महिला हो और एक पुरुष हो, उन्हें जो है मनोनीत किया जाता है सदस्य के रूप में। इनका कार्यकाल भी सेम रहेगा, शेष कार्यकाल के लिए रहेगा, या फिर कम से कम 1 वर्ष के लिए होना अनिवार्य है। चलिए अब अगला देखिए जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 32 में इनका प्रावधान मिलता है जिला पंचायत अध्यक्ष का। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और किनके द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो सेम जनपद पंचायत सदस्य पढ़े हैं वैसे ही है सेम। तो इनका कब होगा, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी, इसमें कौन होंगे, विहित प्राधिकारी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं, यथाशीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यहाँ बस विहित प्राधिकारी बदल जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, इसमें पदेन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित सदस्य किए जाते हैं। तो जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को जो है निर्वाचित किया जाएगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो पहले से निर्वाचित जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष कहें, अगर कहें तो ये मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब देखिए मूलतः ये क्या होंगे, तो अध्यक्ष मूलतः एक जिला पंचायत सदस्य होता है, अर्थात सदस्यों में से कोई एक सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। और यह जिला पंचायत का सर्वोच्च पद होता है। जिला पंचायत जो अध्यक्ष का है वह जिला के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये जिला पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। तो यहाँ भी सामान्य प्रशासन समिति होते हैं, उसके सभापति होंगे अध्यक्ष। अब इन्हें पद से हटाया किस प्रकार जा सकता है, तो सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ जो है जिला पंचायत स्तर पर जो है अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जाएगा, जो धारा 35 के आधार पर लाया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आधार पर। ठीक, इससे पहले 21 के आधार पर सरपंच उप सरपंच, और जो है 28 के आधार पर जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और 35 के आधार पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया जाएगा। त्याग पत्र सेम हो जाएगा धारा 37 के तहत, यहाँ कलेक्टर को दिया जाएगा, बस अधिकारी का नाम बस बदलते जाएगा। यहाँ त्याग पत्र कलेक्टर को, निलंबन जो है कलेक्टर को द्वारा किया जाएगा धारा 39 के तहत, और पद से हटाना भी 40 जो है ये संचालक पंचायत द्वारा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है अगला क्या है, जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अर्थात जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक जिला पंचायत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उस जिला की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो उस जिले की मतदाता सूची में नाम है तो किसी भी क्षेत्र से लड़ सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यावर्ती नहीं किया जाता है, तो यहाँ भी रिकॉल नहीं होता है, तो रिकॉल आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को देखिए, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में धारा 32 में दिया गया है उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों धारा 32 में दिया गया है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित पदाधिकारी जिसमें भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होंगे, इनके द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इनके द्वारा केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यह जो है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। इनकी पद मुक्ति देखें तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा धारा 35, निलंबन द्वारा धारा 39, पद से हटाना धारा 40 के तहत, और त्याग पत्र धारा 37 के तहत। तो ये सेम उसी को देंगे, त्याग पत्र, पद से हटाना, निलंबन जो अध्यक्ष का है। ठीक, तो सेम ही रहेगा।
जिला पंचायत का उपाध्यक्ष प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है, तो यहाँ भी रिकॉल का प्रोसेस नहीं होता है। चलिए अब देखिए जिला पंचायत के सदस्य, तो देखिए इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। किनके द्वारा? जिला पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। तो उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा न्यूनतम 10 होता है, अधिकतम 35 सदस्य होते हैं। जनसंख्या, प्रत्येक सदस्य 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी पद्धति एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से होता है। त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपते हैं जो सदस्य होते हैं वे। अब देखिए ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सीईओ, तो जिला पंचायत के जो सीईओ है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये मूल पद जो है आईएएस रैंक का होता है, तो आईएएस रैंक का पद होता है जो जिला पंचायत का सीईओ है वह, और वह जो है जो कौन सा होता है, जो जनपद पंचायत का होता है वो सीजीपीएससी की जो रैंक होता है उस रैंक का होते हैं, ठीक। तो स्टेट पीसीएस रैंक का होता है, और ये जो है आईएएस रैंक का होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का। इनका कार्य है, जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होती है। जिला पंचायत का प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी धारा 33 के तहत नाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बुलाता है। तो देखिए यहाँ धारा 33 के तहत बुलाया जाता है जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो है बैठक को, प्रथम बैठक को। जिला पंचायत के अभिलेखों को रखने एवं उनके बनाए रखने के उत्तरदायित्व भी सीईओ का ही होता है, ठीक। तो ये सभी कार्य जो है सीईओ का है। तो यहाँ तक हमारा जो है पंचायतों का गठन और संरचना कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बना है, बाकी आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसका PDF आपको इस लिंक में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।